आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स हमने पढ़ा था पिछले लेक्चर में। ठीक है, फॉर्मूला क्या था? फाई बी दैट इज मैग्नेटिक फ्लक्स इज इक्वल टू बी ए कॉस ऑफ थीटा। ओके, ये हमारे पास क्या था? मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला। ये देखिए, ये जो थीटा है ये किस किस के बीच एंगल था? एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। ये एरिया वेक्टर किसका है? वो जो एरिया हम ले रहे हैं कोई भी, उसका एरिया वेक्टर। ठीक है, तो ये हमने मैग्नेटिक फ्लक्स पढ़ा। अब देखते हैं कि ये मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज कैसे हो सकता है। चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। भाई कब फ्लक्स चेंज हो सकता है, किन किन फैक्टर्स पे वो फ्लक्स चेंज डिपेंड करेगा। ठीक है, तो देखिए, ऐसा हो कि एरिया फिक्स हो, जैसे मान लो पहले ही नंबर पे ले लेते हैं, इफ मैग्नेटिक फील्ड इज चेंजिंग। या तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो जाए या फिर एरिया चेंजिंग। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड कैसे चेंज हो सकता है? मान लो ये हमारे पास इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है। ठीक है, और ये कोई इसमें रिंग है। अब यहाँ पे जो फील्ड है वो कांस्टेंट नहीं है। मान लीजिए ये एरिया कांस्टेंट है, इसकी पोजीशन कांस्टेंट है, ये रेस्ट में है। बट ये जो फील्ड है एक ऐसा है, एक तरह से वेरिएबल फील्ड है, कह सकते हैं। क्या है? वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, और वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड होगा तो देखिए ए कांस्टेंट है और ये जो थीटा है ये भी कांस्टेंट है। एरिया वेक्टर फील्ड के साथ 0 डिग्री पे है फिलहाल, या तो 180 या 0, आपकी मर्जी, आप क्या कंसिडर कर रहे हैं इसमें। भाई एरिया वेक्टर इधर ले रहे हैं तो थीटा 180 है, एरिया वेक्टर अंदर की तरफ ले रहे हैं तो थीटा 0 डिग्री है। थीटा फिक्स हो गया, एरिया फिक्स है, बस बी चेंज हो रहा है। और अगर बी चेंज हो रहा है तो बी के चेंज होने से भी मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो सकता है। ठीक है, एरिया चेंजिंग। अब मान लीजिए कि ये जो हमारे पास सर्कुलर रिंग है, इसका कुछ ना कुछ एरिया है, हम इसका क्या बना दें? स्क्वायर बना दें। इसको चेंज करके क्या बना दें? इसमें देखिए, ये मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास वही है जैसा था, लेकिन ये इस रिंग का हमने क्या बना दिया? इस तरह से स्क्वायर बना दिया। तो रिंग का एरिया कुछ अलग होगा और स्क्वायर का एरिया कुछ अलग है। तो ऐसे में क्या चेंज हो रहा है? एरिया चेंजेस। ठीक है, या फिर एंगल चेंज हो जाए। एंगल चेंजेस। अगर एंगल चेंज हो जाए तब भी क्या होगा? मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा। कैसे? देखिए, मान लीजिए ये हमारे पास क्या है? परपेंडिकुलर इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, और एक रिंग हमारे पास है इस तरह से ये। ओके, अब ये रिंग ऐसे है इस प्लेन में, बोर्ड प्लेन में, और मैग्नेटिक फील्ड क्या है? इस बोर्ड प्लेन के परपेंडिकुलर इनवर्ड है। ओके, लेकिन इस रिंग को हम क्या करें? रोटेट करवाएं, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन इसका, और हम इसको ऐसे रोटेट करवा दें इस तरह से। इस ऐसे रोटेट, देखिए फिलहाल ऐसे है, फिर मान लीजिए ऐसे हो गया। अभी तो इसमें फील्ड लाइंस ऐसे पास हो रही है तो मैग्नेटिक फ्लक्स मैक्सिमम है। अब फ्लक्स 0, फिर मैक्सिमम। तो जब ये ऐसे घूम के आया है तो ऐसी सिचुएशन में क्या हो रहा है? मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। पहले मैक्सिमम था इस सिचुएशन में, उसके बाद जब ये ऐसे हुआ तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हो गया? प्लेन, ये रिंग ऐसे हो गई ना,
फिर 0, फिर मैक्सिमम, पॉजिटिव या नेगेटिव मैक्सिमम। ठीक है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स इस तरह चेंज हो सकता है 3 तरह से, कि या तो फील्ड चेंज हो जाए, या एरिया चेंज हो जाए, या फिर एंगल, फील्ड और एरिया कांस्टेंट रहे, एंगल चेंज होता रहे, उससे हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो जाता है। ठीक है, अब जरा एक क्वेश्चन इसमें, ये 2 अलग अलग सिचुएशन बना लेते हैं हम। देखिए इसके अंदर क्या होगा, देयर इज अ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, देयर इज ए चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। ओके, दूसरी सिचुएशन में क्या है कि हमारा मैग्नेटिक फील्ड कुछ ऐसे ही है, और रिंग भी ऐसे ही रखी हुई है, लेकिन इसमें क्या है कि अब की बार इसका रोटेशन ऐसे है। देखिए अब अगर रोटेशन इसका इस एक्सिस के ज्योमेट्रिकल एक्सिस के अबाउट ये ऐसे रोटेट कर रही है, इस सिचुएशन में क्या होगा कि एरिया, देखिए एरिया इसका फिक्स है, चेंज नहीं हो रहा, जो मैग्नेटिक फील्ड है वो भी फिक्स है, कांस्टेंट है, और एंगल देखा जाए तो एंगल मान लो इसका एरिया वेक्टर किधर, अंदर की तरफ है, जब ये ऐसे घूमेगा तो एरिया वेक्टर जहां है वहीं रहेगा ना, और जो फील्ड है वो भी वहीं पे ही है, मींस एंगल भी चेंज नहीं हो रहा। इसका मतलब यहां पे क्या है, देयर इज नो चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। ओके, तो ये 2 सिचुएशन है, इनको देखिए कि कब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है और कब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज नहीं होता। ठीक है, क्योंकि ये मैग्नेटिक फ्लक्स का चेंज ही हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को लीड करेगा। ओके, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या है, देखिए समझ गए ना, मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज होना ही हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को लीड करेगा। तो मैग्नेटिक फ्लक्स का चेंज कैसे हो सकता है, या तो एरिया चेंज हो जाए उस सर्किट का, क्लोज सर्किट का, या फिर उसका एंगल चेंज होता रहे एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का, या फिर मैग्नेटिक फील्ड खुद चेंज हो। इन सिचुएशंस में क्या हो सकता है, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो सकता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या है भाई, वो देखिए। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहता है कि इट इज द फिनोमिना, इट इज द फिनोमिना ऑफ इंड्यूसिंग ईएमएफ और करंट। भाई ईएमएफ याद है ना, बैटरी होती थी, उसकी एक ईएमएफ होती थी, जब उसको सर्किट में लगाते थे, सर्किट क्लोज होता था, तो उस सिचुएशन में वहां पे क्या फ्लो करता था, करंट। इसका मतलब जहां भी करंट फ्लो करेगा उस सर्किट में ईएमएफ तो है डेफिनेटली। ठीक है, तो ईएमएफ और करंट, फिनोमेना ऑफ इंड्यूसिंग ईएमएफ और करंट व्हेन एक मिनट, करंट अक्रॉस ए क्लोज्ड सर्किट, across a closed circuit when there is a magnet, there is a change in magnetic flux, change in magnetic flux across the area of closed circuit, is known as electromagnetic induction, that is in short EMI, electromagnetic induction। ओके, ये कहता है कि अगर हमारे पास कोई क्लोज सर्किट है और उस क्लोज सर्किट में, उस क्लोज सर्किट का कुछ एरिया होगा, उसके एरिया के अक्रॉस अगर फ्लक्स चेंज होता है तो उस सिचुएशन में उसमें क्या इंड्यूस होगा, इंड्यूस मतलब एक तरह से प्रोड्यूस होना। ठीक
है। क्या प्रोड्यूस होगा? ईएमएफ, और ईएमएफ की वजह से क्या होगा? करंट। तो हम डायरेक्ट ये भी कह सकते हैं इंड्यूसिंग द करंट या फिर इंड्यूसिंग ईएमएफ एंड हेंस करंट। ओके, क्लियर हुई बात? जब किसी क्लोज सर्किट में से अगर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है तो उस सिचुएशन में हमारे पास क्या इंड्यूस होगा? एक ईएमएफ इंड्यूस होगी। उसी फिनोमेना को क्या कहते हैं हम? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं। ठीक है, अब ये कहता है कि अगर वहां पे करंट इंड्यूस होगा या ईएमएफ इंड्यूस होगी तो उस करंट की कोई, उस ईएमएफ की वजह से करंट होगा तो उस करंट की कोई डायरेक्शन भी होगी, क्योंकि हमें पता है डायरेक्शन करंट की पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी होती है। ठीक है, तो उस डायरेक्शन को बताने के लिए देखिए, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इज गिवन बाय द लेंज लॉ। हम इसको पहले ही पढ़ते हैं कि डायरेक्शन क्या होगी उस इंड्यूस्ड करंट की, वो हमें कौन सा लॉ बताता है? वो हमें लेंज लॉ बताता है। ओके, देखिए लेंज लॉ जो हमारे पास होता है वो क्या बताता है? उसकी डायरेक्शन बताता है। ठीक है, जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है। ओके, तो इसको समझने से पहले देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है ना, उसकी कहानी भी थोड़ी सी हम समझना चाहेंगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या है। देखिए हमने मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट पढ़ा, और मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में हमारे पास क्या था कि जब करंट फ्लो होता है तो उसमें जो कंडक्टर में करंट फ्लो होता है तो उसकी वजह से क्या होता है कि मैग्नेटिक इफेक्ट वहाँ पे आ जाता है, मीन्स मैग्नेटिज्म आ जाता है। तो किसी ने उल्टा सोचना शुरू किया कि अगर करंट की वजह से मैग्नेटिज्म है तो मैग्नेट की वजह से भी करंट होना चाहिए, और उसी प्रोसेस में बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स हुए, और एक एक्सपेरिमेंटल स्टडी, ठीक है, जो कि हमारे पास फैराडे ने की फाइनली। तो वो क्या था कि एक स्प्रिंग हमारे पास है, मान लीजिए, ठीक है, स्प्रिंग होती है ऐसे ऐसे ही हो, ठीक है, और उसका एक एंड दूसरा एंड, उसके हमने एक गैल्वेनोमीटर अटैच कर दिया और एक मैग्नेट को लिया और ऊपर से ऐसे छोड़ दिया, उसमें जो अंदर स्पेस होता है ना उसके अंदर से ऐसे छोड़ दिया। तो जो मैग्नेट है वो स्प्रिंग के अंदर से गई, तो हमें उस गैल्वेनोमीटर में, गैल्वेनोमीटर क्या होता है, बहुत ही सेंसिटिव डिवाइस होता है जो बहुत ही कम करंट को भी मेजर कर लेता है। ठीक है, उसमें हमें डिफ्लेक्शन नजर आया। ओके, और वो जो डिफ्लेक्शन था वो ये प्रूव कर रहा था कि इस सर्किट में कहीं ना कहीं कोई करंट फ्लो किया है। ओके, और फिर ये सोचा गया कि ऐसा क्या हुआ होगा यहाँ पे जिसकी वजह से इसमें करंट इंड्यूस होता है। ठीक है, तो फिर पता चला कि ये जो करंट इंड्यूस है, ये मैग्नेट जब इसके पास गई है तो इसका जो एरिया है उसमें से क्या हो रहा है, ये जो सर्किट हमारे पास, ये जो स्प्रिंग हमने ली है एक तरह से सोलेनोइड टाइप, उसका जो एरिया है उसके अक्रॉस क्या चेंज हो रहा है, फ्लक्स चेंज हो रहा है। और अगर फ्लक्स चेंज होता है तब तक ही ईएमएफ इंड्यूस होती है। ठीक है, तो वही चीज हम पढ़ेंगे, लेकिन ये जो लेंज लॉ था हमारे पास, ये देखिए, अब लेंज लॉ कहता है कि करंट इंड्यूस होगा तो करंट की डायरेक्शन क्या होगी। कहता है करंट की डायरेक्शन कुछ इस तरह, इसको हम ये कह सकते हैं एनर्जी कंजर्वेशन पे डिपेंड है। ये डिपेंड्स ऑन एनर्जी कंजर्वेशन, क्योंकि अगर इलेक्ट्रिसिटी या करंट वहां पे इंड्यूस हुआ है तो कोई ना कोई एनर्जी तो होगी जो इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट हुई होगी। ठीक है, ऐसे ही तो एनर्जी जनरेट नहीं हो गई होगी। तो लेंज लॉ कहता है कि किसी भी सर्किट में जो करंट इंड्यूस होगा वो उसकी जो डायरेक्शन होगी वो कुछ इस तरह से होगी कि वो उसी रीजन को अपोज करेगा, वो जो करंट की डायरेक्शन है वो उसी रीजन को अपोज करेगा जो उस करंट को प्रोड्यूस कर रहा है। कुछ बात समझ में आई? उस करंट के प्रोड्यूस होने का कुछ ना कुछ कारण तो होगा, मींस चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। क्या है उस इंड्यूस्ड ईएमएफ का रीजन, क्या है, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। और चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स ही कॉज हुआ ना फिर उसका,
तो कहता है कि करंट की डायरेक्शन कुछ इस तरह से होगी कि वो उस कॉज का ही अपोज करेगा जो कि उसको प्रोड्यूस कर रहा है। तो उसको करंट को प्रोड्यूस करने का कॉज क्या है? चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। तो इसमें जो करंट है वो इस तरह से इंड्यूस होगा कि मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज होने नहीं देगा। अगर फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है तो इंक्रीज नहीं होने देगा, और करंट की डायरेक्शन कुछ इस तरह से होगी। और हमें क्या करना पड़ेगा फिर, वो जो कॉज है उसको वर्क करना पड़ेगा क्योंकि वो सामने क्या कर रहा है, उसका अपोज कर रहा है, और उसको वो चेंज लाना है। अगर मान लो मैग्नेटिक फ्लक्स डिक्रीज हो रहा है तो उसको तो डिक्रीज होना है, लेकिन सामने जो इंड्यूस हो गया करंट वो क्या कर रहा है, उसको अपोज कर रहा है कि डिक्रीज ना होने दे। तो फिर जो एक्सटर्नल एजेंट लगा हुआ है उस मैग्नेटिक फ्लक्स को डिक्रीज करवाने में, उसको क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा, और वही वर्क डन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एनर्जी में, इलेक्ट्रिक एनर्जी के अंदर। ठीक है, तो ये देखिए मैंने दो डायग्राम बना रखे हैं ये समझाने के लिए कि लेंज लॉ हमारे पास कैसे वर्क करेगा। देखिए एक मैग्नेट है कुछ इस तरह से, उसका ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। ठीक है, ये अभी फिलहाल रेस्ट में है मान लो एक बार के लिए, तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे पास हो रही होंगी? देखिए नॉर्थ से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलती हैं ऐसे, वो घूम के साउथ की तरफ जाएंगी। ठीक है, ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसकी यहां से निकली हैं, ओके, ये देखिए फिलहाल ये रेस्ट में है। जितनी फील्ड लाइन ये आपने इसको ऐसे समझिए, ये इस तरह से रखी हुई है रिंग, ऐसे सर्किट, ठीक है ना, परपेंडिकुलर, इसका जो सर्किट का जो प्लेन है वो इस बोर्ड प्लेन के परपेंडिकुलर है, इस तरह से ऐसे। ठीक है, ऐसे ही फील्ड लाइंस पास हो रही है इसमें से। तो नॉर्मल तो हो गई है इसके, लेकिन फिलहाल क्या है कि मैग्नेट रेस्ट में है, ये भी रेस्ट में है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स जो भी है कांस्टेंट है। क्लियर? तो इस सिचुएशन में कोई इंड्यूस करंट नहीं होगा। जब मैग्नेटिक फ्लक्स कांस्टेंट रहता है तो उस सिचुएशन में मैग्नेटिक जो इंडक्शन है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वो नहीं होगा। हमने कहा कि ये v स्पीड से मूव कर रही है, ये जो मैग्नेट है ना ये इसकी तरफ v स्पीड से मूव कर रही है। ओके, इसका मतलब ये है कि ये मैग्नेट किसी टाइम पे बहुत दूर होगी इससे। ठीक है, और जब ये बहुत दूर थी तो इसकी फील्ड लाइंस इसमें से पास ही नहीं हो रही थी, एक भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन इसमें से पास नहीं हो रही थी, वो मैग्नेट बहुत ज़्यादा दूर थी कहीं। ठीक है, इस वजह से यहाँ तक मैग्नेटिक फील्ड पहुँच ही नहीं पा रहा था फील्ड लाइंस। ओके, फिर क्या हुआ कि ये मैग्नेट इसकी तरफ आने लगी, ये नॉर्थ पोल इसकी तरफ आने लगा। ठीक है, आप इनको पूरा कर सकते हैं, ये ऐसे कंप्लीट है ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक तरह से। ठीक है, साउथ से नॉर्थ इनकी डायरेक्शन होती है ऐसे। तो ये जो मैग्नेट इसके पास आने लगी थी, कुछ फील्ड लाइंस पहले तो 2 मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास हुई होंगी, फिर और नजदीक आया तो 3 पास हो गई, और नजदीक आया तो 4 पास होने लगी इस एरिया से। ठीक है, फिर और नजदीक आया तो 5 होने लगी। मतलब जैसे जैसे मैग्नेट इसके पास में आ रही है वैसे वैसे इसके अंदर नंबर ऑफ फील्ड लाइंस जो इस एरिया से पास होनी चाहिए वो इंक्रीज हो रही है। सीधा सीधा मतलब ये है कि जैसे जैसे ये मैग्नेट इसके पास आएगी इस एरिया में मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा। और मैग्नेट एरिया फिक्स है, एरिया वेक्टर फिक्स है, मतलब एंगल दोनों में, फील्ड और एरिया वेक्टर में। तो ऐसी सिचुएशन में क्या चेंज हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है। और अगर मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो रहा है तो मैग्नेटिक फ्लक्स भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ओके, अब देखिए इसमें अगर मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है तो इसमें करंट फ्लो करेगा, इसमें इस सर्किट में अगर करंट फ्लो करेगा तो उसकी डायरेक्शन क्या होगी वही हमें देखना है। तो हमने पहले पढ़ा है कि किसी कॉइल में से करंट पास होता है तो वो कॉइल एज ए मैग्नेटिक डाइपोल बिहेव करते हैं, उसका एक फेस नॉर्थ पोल बन जाता है, एक साउथ पोल बन जाता है। ठीक है, तो ये नॉर्थ पोल इसकी तरफ आ रहा है तो ये ऐसे है सामने इसका फेस, इसमें जो करंट है वो इस तरह से फ्लो करेगा कि ये भी नॉर्थ पोल बन जाए ताकि वो जो नॉर्थ पोल है इसके पास ना आ पाए, क्योंकि रिपेल करेगा ना उसको। भाई इसके पास आने की वजह से ही इसमें इंड्यूस
करंट हो रहा है, करंट इंडक्शन हो रहा है करंट का, और ये करंट का इंडक्शन अब इस तरह से होगा कि उसको पास ना आने दे, क्योंकि इसका रीजन कौन है, इंड्यूस करंट का कॉज कौन है, उसकी मोशन, और उसकी मोशन को अपोज कौन कर सकता है, जब इसका ये वाला फेस क्या बन जाए, नॉर्थ पोल बन जाए, तो ये नॉर्थ पोल को अपनी तरफ नहीं आने देगा। लेकिन जो एक्सटर्नल एजेंट जो मूव करवा रहा है वो जबरदस्ती उसको लाएगा अगेंस्ट दिस रिपल्सन, उसको वर्क करना पड़ेगा और वही वर्क डन इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट होगा। क्लियर? तो ये नॉर्थ पोल बने उसके लिए इसमें करंट किस डायरेक्शन में फ्लो होना चाहिए, याद करिए क्लॉक रूल, एंटी क्लॉकवाइज नॉर्थ पोल होता था। ठीक है, तो हमारे पास ये अगर ऐसे है तो मैं इसको ऐसे देख सकता हूँ, देखिए ऐसे, तो ये इसमें एंटी क्लॉकवाइज हो गया, तो ये जो करंट फ्लो करेगा इस तरह से फ्लो करेगा इसमें। तो ये जो डिफ्लेक्शन है, अगर जीरो करंट होता तो ये डिफ्लेक्शन यहां पे होना था, अब डिफ्लेक्शन यहां आ जाएगा करंट की तरफ। गैल्वेनोमीटर है जी, कुछ समझ आई बात, कि ये नॉर्थ पोल उसकी तरफ जा रहा है, उसमें करंट इंड्यूस होगा। क्यों इंड्यूस होगा? क्योंकि उसमें मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ रहा है। अगर मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ रहा है मींस मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है तो इसका मतलब ईएमएफ इंड्यूस होगा, करंट फ्लो करेगा। अगर करंट फ्लो करेगा तो वो इस तरह से होगी उसकी डायरेक्शन कि इसकी मोशन को ही अपोज करे, क्योंकि इसकी मोशन ही तो कारण है उसमें इंड्यूस ईएमएफ का, और इसकी मोशन को अपोज कैसे कर सकती है कॉइल, कि ये इसका ये वाला जो इधर वाला फेस है वो क्या बन जाए, नॉर्थ पोल बन जाए। तो नॉर्थ पोल इस नॉर्थ पोल को अपनी तरफ आने नहीं देगा, रिपेल करेगा ना, तो ये नॉर्थ पोल बने इसके लिए करंट एंटी क्लॉकवाइज फ्लो करेगा, और एंटी क्लॉकवाइज ऐसे। कुछ बात समझ में आई? अब देखिए दूसरा, जब यहां तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हो रहा था, इंक्रीज, मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीजेस, मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीजेस, ठीक है। और इस सिचुएशन में जो करंट फ्लो किया है वो क्या है भाई, एंटी क्लॉकवाइज करंट है, एंटी क्लॉकवाइज करंट। अगर मैग्नेटिक फ्लक्स डिक्रीज करे मींस अगर मैग्नेट इससे दूर जा रही हो, ऐसे ये नॉर्थ पोल है ये साउथ पोल है, और अब की बार जो मैग्नेट है वो इससे दूर जा रही है, दूर जाने का मतलब है कि देखिए अभी इसमें 3 मैग्नेटिक फील्ड लाइन शो हो रही हैं, फिलहाल पहले कितनी थी, 4 थी, मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइन कम हो गई है। किस वजह से कम हुई है, इस वजह से कम हुई है कि इसका V क्या है, अवे फ्रॉम दिस कॉइल है। ये मैग्नेट पहले हम इसके पास लेके आए, फिर इससे दूर लेके जा रहे हैं। जब पास लेके आए तो हमने पढ़ लिया, जब दूर लेके जाएंगे तो ये नॉर्थ पोल दूर जाएगा, ठीक है। जब ये दूर जाएगा तो इस एरिया में मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा, क्योंकि जितना ये देखिए ये जो मैग्नेट है जितना इससे दूर जाएगी यहाँ फील्ड कम होगा, जैसे फील्ड कम होगा तो फ्लक्स भी कम होगा। मींस जब ये मैग्नेट दूर जाएगी इससे तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा, डिक्रीज होगा, ओके। और जब मैग्नेटिक फ्लक्स डिक्रीज मींस देयर इज चेंज इन मैग्नेट, देखो चेंज होना चाहिए, चाहे इंक्रीज हो चाहे डिक्रीज, हमने बात सिर्फ चेंज की थी। उस केस में इंक्रीज हो रहा है, इस केस में क्या हो रहा है, डिक्रीज। तो ये डिक्रीज होने की वजह से भी इसमें क्या होगा, ईएमएफ इंड्यूस होगी, करंट फ्लो करेगा, लेकिन करंट इस तरह से फ्लो करेगा कि इसका जो कॉज है ना उसको अपोज करे। अब इसका दूर जाना ही यहाँ पे करंट इंड्यूस कर रहा है, तो इसका जो करंट है वो इस तरह से फ्लो करेगा कि ये साउथ पोल बन जाए, ताकि इस नॉर्थ को दूर जाने ना दे, अपनी तरफ अट्रैक्ट करे। और साउथ पोल बनने के लिए करंट की जो डायरेक्शन है वो क्या होगी, क्लॉकवाइज, ऑब्वियस उससे अपोजिट हो जाएगी ऐसे। ये डिफ्लेक्शन है गैल्वेनोमीटर का। तो इसमें क्या हो रहा है, मैग्नेटिक फ्लक्स डिक्रीजेज, तो करंट इसमें क्या है, क्लॉकवाइज करंट, क्लॉकवाइज करंट, ओके। तो हमने ये तरीका सीखा इसका कि अगर देखिए अगर नॉर्थ पोल इस कॉइल की तरफ जा रहा है तो कॉइल का जो सामने वाला फेस है उस पर नॉर्थ बनेगा, बस नॉर्थ बने इस तरह से उसमें करंट फ्लो करवा दीजिए। जब नॉर्थ पोल इससे दूर जा रहा है तो यहाँ साउथ बनेगा। अच्छा यहाँ पे अगर उल्टा करके साउथ इसकी तरफ आ रहा होता तो यहाँ साउथ बनता,
मतलब जब पास आए तो सेम वाला बनेगा ताकि उसको पास आने ना दे, और जब दूर जाए तो अपोजिट वाला बनेगा ताकि उसको दूर ना जाने दे। ठीक है, ये वाला डायग्राम और बना लीजिएगा इसमें, ये वाला क्या, जब मैग्नेट क्या है रेस्ट में है, इसमें फ्लक्स तो है, ठीक है, फ्लक्स इसमें भी था, फ्लक्स इसमें भी था, फ्लक्स इसमें भी है। फर्क क्या है कि इसमें फ्लक्स क्या हो रहा है, पास आ रही है ये तो इंक्रीज हो रहा है, इसमें दूर जा रही है तो डिक्रीज हो रहा है। यहाँ कांस्टेंट रेस्ट में है, ये कहीं नहीं जा रही तो फ्लक्स भी कांस्टेंट है। तो देयर इज नो चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, देन देयर इज नो इंड्यूस्ड करंट। करंट के इंड्यूस होने का रीजन क्या है, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। अगर फ्लक्स ही चेंज नहीं होगा तो करंट भी इंड्यूस नहीं होगा। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आया होगा कि अच्छा इसमें जो लेंज लॉ है उसका एक और बेसिक रूल भी पढ़ेंगे। सिचुएशन हमें ऐसी थोड़ी मिलेगी कि एक ही रिंग है सामने और उसमें ऐसे मैग्नेट आ रही है, नहीं, हम उसमें एक और बेसिक रूल सीख सकते हैं लेंज लॉ में। ठीक है, तो लेंज लॉ का दूसरा तरीका क्या है, देखिए यहाँ तो हमने इसको थोड़ा मैनुअली समझने की कोशिश की कि किस तरह से हम उसमें करंट की डायरेक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं। अब देखिए मैं एक बार लेंज लॉ लिख रहा हूं लेकिन शॉर्ट में लिखूंगा। देखो यहां पे ना दो मैग्नेटिक फील्ड है, एक तो है अप्लाइड एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, ये वाला क्या है देखिए एक्सटर्नल, या फिर इसको कहेंगे अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, और एक जो ये कॉइल है या जिसमें करंट इंड्यूस होगा। तो ये चीज हम पहले पढ़ चुके हैं कि जहां करंट इंड्यूस होगा मींस जहां करंट फ्लो करेगा उस सिचुएशन में मैग्नेटिक फील्ड भी होगा। ठीक है, अगर मैग्नेटिक फील्ड होगा तो वहां पे उस मैग्नेटिक फील्ड का नाम क्या हो जाएगा, जो इंड्यूस्ड करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड होगा उसको इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड कह देंगे। ठीक है, तो यहाँ दो मैग्नेटिक फील्ड होंगे। देखिए मैं अपने तरीके से इसको लिखवा रहा हूं, आप इसको नोट कर लीजिए जैसा आपको अच्छा लगे। देयर आर टू मैग्नेटिक फील्ड्स, वन इज अप्लाइड or we can say that external magnetic field. ओके, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड कह सकते हैं या अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। दूसरा हमारे पास क्या होगा, इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड। बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल मैं आपको एक सिखा रहा हूं, आप इसको ढंग से समझिए। देखिए एक मैग्नेटिक फील्ड तो इस मैग्नेट का हो गया, राइट, यहाँ मैग्नेट भी हो सकती है, कुछ और सोर्स भी हो सकता है। ठीक है, आगे पढ़ेंगे हम बहुत सारे क्वेश्चन इसके, कोई भी और सोर्स हो सकता है जिसकी वजह से ये अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड है हमारे पास। एक होगा जो करंट इंड्यूस हो रहा है, उस करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड, तो उसको हम कहेंगे इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड। ओके, अब लेंज लॉ इन दोनों फील्ड को कैसे जस्टिफाई करता है, ये कहता है कि ये दोनों फील्ड की जो डायरेक्शन है ना, देखिए वो इस तरह से डिसाइड होगी। देखिए ये वाली मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन तो हमारे पास मिलेगी कि भाई मैग्नेटिक फील्ड किधर है, हमें बस इसका पता करना है कि इंड्यूस का, और इंड्यूस किस तरह होगी वो करंट के ऊपर डिपेंड करेगी। तो इसका मतलब करंट की डायरेक्शन कैसे पता चलेगी हमें, इस फील्ड के डायरेक्शन की, तो इसका हमें डायरेक्शन किधर लेना है वो डिसाइड कर देगा कि करंट किधर फ्लो करेगा। तो इसमें दो पॉइंट है, नोट डाल के अलग अलग लिखिएगा। देखिए ये कहता है कि अगर मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो रहा है, इफ magnetic field नहीं, magnetic flux, if magnetic flux increases, like this first case, if magnetic flux increases then applied magnetic field and induced magnetic field
आर इन अपोजिट डायरेक्शन, आर इन ऑलवेज अपोजिट डायरेक्शन। समझिए इसको, क्या ये कह रहा है कि अगर मैग्नेटिक फील्ड जो हमारा अप्लाइड है वो मतलब जिसकी वजह से इंडक्शन हो रहा है, इंडक्शन हम करवा रहे हैं ये कह लीजिए, वो मैग्नेटिक फील्ड और जो इंड्यूस्ड करंट होगा उसकी वजह से इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड, तो ये दोनों अपोजिट होंगे। कब? जब मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ रहा है। क्लियर बात? तो पहले केस में आइए, जब हम मैग्नेट इसकी तरफ ला रहे थे तो इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स क्या कर रहा था? इंक्रीज हो रहा था। और मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज हुआ, इसका मतलब है कि पहला पॉइंट पे जाएंगे हम। पहला पॉइंट कहता है कि अगर मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज हुआ तो ये जो ये फील्ड है और इसकी वजह से होने वाला फील्ड है वो दोनों अपोजिट होने चाहिए। तो ये फील्ड तो इधर था ना, देखिए उस डायरेक्शन में है ना ये वाला फील्ड, तो इसका फील्ड किस तरह होना चाहिए? इस तरफ होना चाहिए। तो अगर मैं इसमें करंट एंटी क्लॉकवाइज फ्लो करवाऊं तो एंटी क्लॉकवाइज फ्लो करवाने पे ये वाला फेस मेरी तरफ वाला क्या बनता है? नॉर्थ पोल। और नॉर्थ पोल से फील्ड लाइंस ऐसे निकलती हैं, मींस करंट ऐसे। तो ये थंब हमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताता है। तो फील्ड लाइंस इधर होंगी, तो हो गई ना अपोजिट। तो मैग्नेटिक फ्लक्स अगर इंक्रीज कर रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड दोनों, कौन सा? इंड्यूस्ड और अप्लाइड, अपोजिट होनी चाहिए। अगर मैं यहाँ पे ऐसे कर देता करंट को क्लॉकवाइज तो उसका तो फील्ड उधर हो गया ना, अप्लाइड भी उधर हो गया। तो ये तो अपोज नहीं कर रहे एक दूसरे को, क्योंकि फ्लक्स अगर इंक्रीज हो रहा है तो ये यहाँ पे इंक्रीज नहीं होने देगा। ठीक है, इंक्रीज नहीं होने देगा मतलब ये इस फील्ड को अपोज करेगा। और इस फील्ड को अपोज कब कर सकता है? जब इसके अपोजिट फील्ड प्रोड्यूस हो जाए। क्लियर बात? दूसरा आप समझ ही गए होंगे कि दूसरे में लिखेंगे कि इफ मैग्नेटिक फ्लक्स डिक्रीजेस, इफ magnetic flux decreases then both fields का मतलब आप समझ गए होंगे अब, are in same direction। अगर फ्लक्स डिक्रीज हो रहा है तो डिक्रीज होना ही तो इंड्यूस्ड करंट का कारण है। ठीक है, तो जो फ्लक्स डिक्रीज हो रहा है उसको डिक्रीज नहीं होने दिया जाएगा। तो इस सिचुएशन में आइए कि जब ये नॉर्थ पोल उससे दूर जा रहा है तो ऐसी सिचुएशन में यहाँ फ्लक्स डिक्रीज हो रहा है, तो इसका ये जो फील्ड है वो और जो इंड्यूस फील्ड है वो दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे। ठीक है, इफ मैग्नेटिक देन बोथ द फील्ड्स आर इन द सेम डायरेक्शन। अब सेम डायरेक्शन में कैसे होंगे? देखिए ये फील्ड इस डायरेक्शन में ऐसे, तो इसमें जो करंट होगा देखिए ऐसे समझिए, इस रिंग को ऐसे इस तरह से, तो यहां अगर करंट ऐसे फ्लो किया तो फील्ड इधर आएगा, ये तो अपोजिट हो गया। तो हमने ऐसे फ्लो करवाते हैं इसमें करंट क्लॉकवाइज, मेरी तरफ से देखेंगे तो क्लॉकवाइज। ठीक है, तो इसमें मेरी तरफ वाला पोल क्या हो गया? साउथ पोल, और साउथ पोल में फील्ड एंटर करता है। तो दूसरी तरफ वाला क्या हो गया? देखिए ये अगर मेरी साइड वाला साउथ पोल है तो दूसरी तरफ वाला क्या हो गया? नॉर्थ, और नॉर्थ से फील्ड लाइंस ऐसे निकलती हैं और ये फील्ड लाइंस भी ऐसे ही हैं। तो इसका मतलब हो गया कि ये दोनों फील्ड एक ही डायरेक्शन में हो गए। तो ये करंट इस तरह फ्लो किया कि फील्ड दोनों एक ही डायरेक्शन में हो जाए। ठीक है, ये जो हमारा रूल है ये ध्यान रखना, दो फील्ड होते हैं, एक अप्लाइड एक इंड्यूस। अगर फ्लक्स इंक्रीज हुआ तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, अगर फ्लक्स डिक्रीज होता है तो दोनों सेम डायरेक्शन में। इस तरह से आप करंट की डायरेक्शन डिसाइड कर लीजिएगा। ओके, तो चलिए अब समझते हैं हम कि हमने जो पढ़ा वो कैसे अप्लाई करेंगे। ठीक है, देखिए पहले यहाँ पे हमने क्वेश्चन लिखा है फाइंड द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट इन द फॉलोइंग केसेस। 6 केस मैंने अलग अलग लिखे हुए हैं, सभी में हमें क्या बतानी है कि जो करंट की डायरेक्शन होगी इंड्यूस करंट की इन रिंग्स में, फाइंड द इंड्यूस्ड करंट इन ईच रिंग ऑफ फॉलोइंग केसेस। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं, हर रिंग में करंट इंड्यूस होगा या नहीं होगा, और होगा तो किस डायरेक्शन में होगा, ये हमें बताना है। ठीक है, पहला है
कहता है कि देखिए सबसे पहली बात तो ये स्ट्रेट वायर्स हैं, और स्ट्रेट वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कैसा होता है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है हम पढ़ चुके हैं। तो आप इनको इनफाइनाइट मानिए फाइनाइट मानिए, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। हम सिर्फ ये देखेंगे इसका मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा फील्ड का, या फिर जो डायरेक्शन है वो क्या है। ठीक है, तो आप एक बार इनको इनफाइनाइट कंसिडर करिए। देखिए ये कहता है इसमें कांस्टेंट करंट फ्लो हो रहा है। इसका अब पहली बात तो ये कि अगर कांस्टेंट करंट फ्लो हो रहा है तो इसकी वजह से किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे फील्ड क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। क्योंकि जब करंट चेंज नहीं हो रहा, डिस्टेंस चेंज नहीं हो रही, तो फील्ड का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता था इनफाइनाइट वायर का, याद करिए। मैं एक बार रिमाइंड करवा दूं, यहाँ देखिए म्यू नॉट आई बाई 2πr, याद आया इनफाइनाइट वायर का। तो इसमें आई पे डिपेंड करता था आर पे, मैंने एक पॉइंट ये ले लिया, ना तो आर चेंज हो रहा है और ना ही इसमें आई चेंज हो रहा है, तो इसका मतलब फील्ड भी चेंज नहीं हो रहा। क्लियर। तो देखिए ये वाला जो हमारे पास कंडक्टर है, इसकी वजह से इस एरिया में मैग्नेटिक फील्ड जो भी है वो क्या है, फिक्स है, चेंज नहीं हो रहा है। देखिए यहां से यहां तक आने में तो चेंज हो जाएगा, ध्यान देना ये बात, यहां से यहां तक आने में तो चेंज होगा। कभी सोचो कि इस पॉइंट के ये पॉइंट पास में या फील्ड स्ट्रॉन्ग होगा या वीक होगा, बट इसमें जो भी फील्ड है वो फिक्स है, उस फील्ड की वैल्यू चेंज नहीं हो रही है। आप ये समझिए इसमें जो फील्ड लाइंस पास हो रही है ना वो क्या है, फिक्स है, वो चेंज नहीं हो रही है। उसके बाद इसका एरिया वो भी चेंज नहीं हो रहा, ठीक है, और करंट भी चेंज नहीं हो रहा। तो इस केस में मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज ही नहीं हो रहा। और देखिए मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किधर है, अंदर की तरफ। पाम रूल याद है ना, करंट की डायरेक्शन और ये पाम रूल। तो एरिया वेक्टर भी अंदर की तरफ है, फील्ड भी अंदर की तरफ, एंगल 0 डिग्री, और वो चेंज भी नहीं हो रहा। तो इस सिचुएशन में हम लिखेंगे नो चेंज इन फ्लक्स, हैंस नो इंड्यूस्ड करंट। इसमें कोई करंट इंड्यूस नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स ही चेंज नहीं हो रहा है। क्लियर। उसके बाद अगले में चलिए, ये कहता है करंट इंक्रीजिंग, फील्ड की डायरेक्शन तो वही अंदर की तरफ है, परपेंडिकुलर इनवर्ड, सभी में करंट ऊपर की तरफ लिया हुआ है मैंने, तो डायरेक्शन अंदर की तरफ है। ओके, एरिया वेक्टर अंदर की तरफ है, बिल्कुल सही। इस सिचुएशन में 0 डिग्री एंगल और वो चेंज भी नहीं हो रहा क्योंकि ये अपनी जगह पे फिक्स है। लेकिन करंट के बढ़ने से इस एरिया में फील्ड बढ़ेगा। क्या? करंट के बढ़ने से इस एरिया में फील्ड बढ़ेगा। फील्ड बढ़ने का मतलब एरिया फिक्स है, एंगल फिक्स है, बट फील्ड चेंज हो रहा है। फील्ड चेंज होने का मतलब फ्लक्स भी चेंज हो रहा है। तो फील्ड इंक्रीज हो रहा है तो फ्लक्स भी इंक्रीज होगा। समझ गए? तो हम लिखेंगे इसमें, ऊपर लिख देते हैं इंक्रीजिंग फ्लक्स बिकॉज ऑफ करंट इंक्रीजिंग। बात समझ में आई? तो अगर अब इसमें करंट इंड्यूस होगा तो उसकी डायरेक्शन किस तरह से होगी? कहता उसकी डायरेक्शन के लिए अभी हमने पढ़ा था कि डायरेक्शन इस तरह से होनी चाहिए उस करंट की कि इसका मैग्नेटिक फील्ड और इसका मैग्नेटिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में हो। क्यों अपोजिट डायरेक्शन में हो? क्योंकि फ्लक्स इंक्रीज कर रहा है, और हमने पढ़ा था जहां फ्लक्स इंक्रीज करे वहां दोनों फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में हो। देखिए इसका फील्ड किधर है? अंदर। इस वायर का इस एरिया में फील्ड किधर है? इनवर्ड। तो जो हमारा इस वायर रिंग के अंदर जो फील्ड होगा वो आउटवर्ड होना चाहिए ना। और आउटवर्ड कैसे होगा? देखिए अगर इसमें इस तरह से करंट फ्लो करे तो देखिए आपको ये जो फेस नजर आ रहा है इस पे करंट कैसे फ्लो कर रहा है? एंटी क्लॉकवाइज। और एंटी क्लॉकवाइज में क्या होता है? नॉर्थ पोल। और नॉर्थ पोल में तो मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड, ऐसे नॉर्थ पोल से बाहर की तरफ निकलता है। तो इसमें जो करंट की डायरेक्शन हुई वो क्या हुई? एंटी क्लॉकवाइज करंट। कैसे निकाला? पता चला ना कि एंटी क्लॉकवाइज करंट कैसे होगा इसमें? क्योंकि ये फील्ड अंदर की तरफ था वायर वाला, तो रिंग वाला किधर होना चाहिए? बाहर की तरफ। क्यों होना चाहिए? क्योंकि फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है तो उसको इंक्रीज नहीं होने दिया जाएगा ना। तो ये जो फील्ड है बाहर की तरफ होना चाहिए। तो बाहर की तरफ कब होगा? जब ये एंटी क्लॉकवाइज इसमें करंट फ्लो करेगा। ठीक है। दूसरे वाले में देखिए
डिक्रीजिंग करंट है, ये इसके लिए है डिक्रीजिंग करंट। अब ये कह रहा है कि फील्ड अंदर की तरफ है इस वायर की वजह से वायर की वजह से यहां इस एरिया में, सर्किट वाले एरिया में देखना है, फील्ड अंदर की तरफ है, लेकिन फील्ड डिक्रीज हो रहा है। क्यों? क्योंकि करंट डिक्रीज हो रहा है। अगर फील्ड डिक्रीज हो रहा है तो फ्लक्स भी क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है, मींस फ्लक्स डिक्रीजिंग। अगर फ्लक्स डिक्रीज हो रहा है तो जो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड होगा वो उसी डायरेक्शन में होना चाहिए जिस डायरेक्शन में अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, वायर वाला जो फील्ड अप्लाइड होगा, यहाँ पे एक्सटर्नल लिया जाएगा उसको, ठीक है। तो इसका जो फील्ड है वो अंदर की तरफ है, और जब फ्लक्स डिक्रीज हो तो फील्ड दोनों सेम डायरेक्शन में होने चाहिए। तो इसका भी कहाँ होगा? अंदर की तरफ ना। अंदर की तरफ कब हो सकता है? जब इसमें क्लॉकवाइज करंट फ्लो करे। क्लॉकवाइज करंट, समझ में आई बात? अब चलते हैं फोर्थ केस पे। देखिए ये कह रहा है करंट तो कांस्टेंट है लेकिन ये रिंग ना अपनी जगह पे नहीं है। अब रिंग v वेलोसिटी से दूर जा रही है, क्लियर? तो जब ये दूर जाएगी तो फील्ड तो डिक्रीज होता जाएगा ना। देखिए एरिया इसका फिक्स है लेकिन जितना ये दूर जाएगी उतना फील्ड डिक्रीज होता जाएगा। एंगल भी फिक्स है, इसकी वजह से फील्ड किधर होगा? देखिए पाम रूल अंदर, फील्ड इसमें भी अंदर होगा, इसमें भी अंदर, इस सभी में अंदर, क्योंकि हमने सभी में करंट की डायरेक्शन सेम ले रखी है और सभी इसके राइट साइड में रखे हुए हैं रिंग कंडक्टर के, स्ट्रेट कंडक्टर के, ठीक है। तो फील्ड अंदर की तरफ है लेकिन ये रिंग दूर जा रही है तो इसमें फ्लक्स क्या होगा? डिक्रीज होगा। क्यों? क्योंकि फील्ड क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। फील्ड डिक्रीज हो रहा है तो फ्लक्स डिक्रीज होगा। तो हम इसमें लिखेंगे फ्लक्स डिक्रीजिंग। अगर फ्लक्स डिक्रीजिंग है तो दोनों फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में या सेम डायरेक्शन में? सेम डायरेक्शन में। तो ये भी अंदर, तो इसका भी क्या होना चाहिए? फील्ड अंदर की तरफ ही होना चाहिए, तो क्लॉकवाइज। इसकी वजह से यहां पे फील्ड अंदर की तरफ है और ये दूर जा रही है। देखिए कहीं तक जाए फील्ड अंदर ही रहेगा, जब ये दूर जा रही है तो फ्लक्स जो है वो डिक्रीज हो रहा है, क्योंकि यहाँ जितना दूर जाएगी फील्ड डिक्रीज होगा। और ये फ्लक्स डिक्रीज हो रहा है तो उस सिचुएशन में हमें जो इसमें करंट फ्लो करवाना है वो इस तरह से फ्लो करवाना है कि फ्लक्स को डिक्रीज ना होने दिया जाए। तो दोनों फील्ड लाइन एक ही डायरेक्शन में होनी चाहिए, तो इसको क्लॉकवाइज फ्लो करवाइए ताकि फील्ड अंदर की तरफ आए इसका भी। इस सिचुएशन में क्या होगा? ये इसके पास आ रहा है, वही सेम सिचुएशन है, बस ये इसकी तरफ आ रहा है। जब ये इसके पास आ रहा है तो इसमें फ्लक्स इंक्रीज होगा, और फ्लक्स इंक्रीज होगा तो इसमें हम लिख देंगे फ्लक्स इंक्रीजिंग, ठीक है। अगर फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है तो करंट, दोनों फील्ड क्या होना चाहिए? अपोजिट डायरेक्शन में होना चाहिए। अगर दोनों फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में लें तो देखिए इसका फील्ड अंदर, तो इसका किधर होना चाहिए? बाहर की तरफ। पास आ रहा है, फ्लक्स इंक्रीज कर रहा है, तो ये इसका जो फील्ड है वो किधर होना चाहिए? इसके अपोजिट। तो इसका अंदर की तरफ है तो इसका बाहर की तरफ होना चाहिए। तो करंट देखिए कैसे फ्लो किया? एंटी क्लॉकवाइज। एक चीज और ध्यान रखना कि ये जो रट के नहीं रख लेना इसको, क्योंकि अगर यही रिंग इस तरफ होती और इसकी तरफ जा रही होती, या यही रिंग यहाँ होती और दूर जा रही होती, सिचुएशन अलग होती। क्योंकि जो अप्लाइड फील्ड हमारा यहाँ अंदर है तो इस वाले हिस्से में, इसकी वजह से इस साइड बाहर की तरफ होता, इसकी वजह से इस साइड बाहर की तरफ होता, ठीक है। अब बच गया हमारा सिक्स्थ केस। आप खुद सोचिए सिक्स्थ केस में क्या आंसर आना चाहिए। लगाइए दिमाग जरा, इसको एक बार पॉज करके और अपना आंसर खुद एक बार आप अपने माइंड में लाइए और फिर देखते हैं कि आपका आंसर सही है या गलत है। सोच लिया? तो देखते हैं। ये वाला कांस्टेंट करंट फ्लो कर रहा है, बिल्कुल सही बात। तो यहाँ पे फील्ड, यहाँ पे या जो भी है इसमें फील्ड क्या है? कांस्टेंट है। जितना भी है, मतलब जो भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो कांस्टेंट। अब इससे ज़्यादा बढ़ेंगे नहीं, घटेंगे नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि ये करंट कांस्टेंट है। लेकिन ये मोशन में है, लेकिन मोशन में ना तो ये दूर जा रहा है ना इसके पास आ रहा है।
इसके पैरेलल मोशन में है। समझ में आई बात? इन दोनों सिचुएशन में क्या हो रहा था कि एक इससे दूर जा रहा था, एक इसके पास आ रहा है। दूर जाने में फील्ड और पास आने में फील्ड चेंज होता है, लेकिन इसके पैरेलल मूव करने में उसी डिस्टेंस पे फील्ड चेंज नहीं होता। एरिया वैसे चेंज नहीं हो रहा, और फील्ड करंट की वजह से भी चेंज नहीं हो रहा, और डिस्टेंस की वजह से भी चेंज नहीं हो रहा, और एरिया भी फिक्स है और एंगल भी फिक्स है। तो इसका मतलब यहाँ कोई फ्लक्स ही चेंज नहीं हो रहा। अगर इसके पैरेलल ऐसे मूव करता रहे ये, तो नो चेंज इन फ्लक्स, नो चेंज इन फ्लक्स। तो ऐसी सिचुएशन में हमारे पास नो इंड्यूस्ड करंट। करंट इंड्यूस तभी होता है जब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है। तो यहाँ मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज नहीं हुआ, तो इंड्यूस करंट भी नहीं है। ठीक है, तो ये हमारे पास हम मैग्नेटिक फ्लक्स कैसे चेंज होता है, किस तरह से जो इंड्यूस करंट होगा उसकी डायरेक्शन डिसाइड करेंगे। ओके।